हम लोग पढ़ रहे थे ओपीएस रूल, मतलब सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 आप पढ़ रहे थे। पहले ये 1972 1972 हुआ करता था, अब ये रिप्लेस होके किसमें आ गया है, 2021 बन गया है। इसमें पिछले क्लास में आप लोगों ने पेंशन, ग्रेच्युटी सबके बारे में, पेंशन पढ़ा, ग्रेच्युटी पढ़ा, जो पिछला लेक्चर है आप लोग सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये सब चीजें आपने पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोग रेसिडुअल ग्रेच्युटी पे आके रुक गए थे। आज पढ़ना है हमें रेसिडुअरी ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी पढ़ रहे थे, ग्रेच्युटी में आप लोगों ने पढ़ा था ना, डेथ ग्रेच्युटी, ये आपने पढ़ लिया था। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी आपने ये भी पढ़ लिया था। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेसिडुअरी ग्रेच्युटी। आखिर ये नया कंसेप्ट क्या आ गया, ये रेसिडुअरी ग्रेच्युटी क्या चीज है। देखिए, इसको मैं दो भागों में बांट के चलता हूं समझने के लिए। पहला पार्ट मैं लेता हूं केस 1 और दूसरे को हम लोग कर देंगे केस 2। चित्र में बना दिए हैं आप लोग, हमारा बोर्ड में नहीं हटेगा तो हम दूसरा बोर्ड भी ले सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। केस 1 में जब चलते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए किसी का डेथ हो जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो जो डेथ ग्रेच्युटी मिलता है, डेथ ग्रेच्युटी पेबल टू, कहते हैं ना, अब किसको मिलता होगा, फैमिली को मिलता होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं, फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस, 5 साल सर्विस के बाद कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस, अगर कोई 5 साल सर्विस पूरा कर चुका है, मतलब कहने का मतलब है कि डेथ ग्रेच्युटी अगर किसी का 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरा हो चुका है तो कितना मिलेगा, लेस देन 11 लिखते थे ना, ये कितना मिलता था आप सब लोगों को मालूम है, ये मिल जाता था आपको 12 गुने इमोलुमेंट, 12 गुने इमोलुमेंट डेथ ग्रेच्युटी मिलता था अगर 5 साल सर्विस को पूरा करके मरा है। तो मतलब मिनिमम 12 टाइम ऑफ इमोलुमेंट मिलता था। इसके साथ साथ इन एडिशन क्या मिलता था, ये डेथ ग्रेच्युटी प्लस फैमिली पेंशन मिलता था, यही मिलता था, फैमिली पेंशन शुरू हो जाता था। चलिए, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, हमें 12 गुने इमोलुमेंट से मतलब है। केस 2 में चलिए, मान लीजिए कि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहे थे, क्या क्या उनको मिला, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको क्या क्या बेनिफिट मिला। मैं कहता हूं गॉड, सिंपल लैंग्वेज में, एक तो इनको मिला रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जब रिटायर हो रहे थे, दूसरा मिला इनको पेंशन, ठीक है। पेंशन नहीं मिला होगा तो हो सकता है इनको पेंशन के बदले में अगर क्वालिफाइंग सर्विस कम होता था तो क्या मिलता था, सर्विस ग्रेच्युटी मिलता था, यही मिलता था ना, तो सर्विस ग्रेच्युटी मिला होगा। अगर पेंशन नहीं मिला होगा तो इन लिeu ऑफ पेंशन ये मिला होगा। अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज करिए डेथ हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, इफ डाइज
विद इन 5 years, रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर, विद इन 5 years ऑफ रिटायरमेंट, अगर ये 5 साल के भीतर मर जाता है तो देखिए इसको कितना टोटल सम मिला। टोटल सम जो जो पैसा मिला वो कितना मिला, टोटल सम गॉट बाय रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, जब वो मर रहा था तो एट द टाइम ऑफ डेथ क्या क्या मिला हुआ था। देखिए मैं इसे सब जोड़ करके एक जगह लिखता हूं। एट द टाइम ऑफ डेथ इसको एक तो मिला हुआ था रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, प्लस इसको और क्या मिला है, पेंशन मिला है जितना दिन जिंदा रहा, या पेंशन के बदले सर्विस ग्रेच्युटी मिल गया। एसजी लिख दो, सर्विस ग्रेच्युटी, अगर पेंशन नहीं मिला है तो, प्लस पेंशन मिल रहा था तो पेंशन पे डियरनेस रिलीफ भी तो मिल रहा था, यही अमाउंट मिला है ना। कहा अगर ऐसा कंडीशन एराइज हो जाए, मैं यहां से लिखता हूं कि इफ, अगर जितना, इफ टोटल अमाउंट, मतलब क्या, जो अमाउंट इनको मिला है, इफ टोटल कह सकते हैं गॉट अमाउंट, जो उन्होंने पाया, या रिसीव्ड अमाउंट, आप रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, टोटल गॉट अमाउंट इज लेस देन, अगर लेस देन 12 गुने इमोलूमेंट है जो उसने अभी तक पाया एट द टाइम ऑफ डेथ, ये अमाउंट, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ, या अगर वो नहीं मिला था तो सर्विस ग्रेच्युटी, अगर ये टोटल जो रिसीव्ड अमाउंट है लेस देन, इफ लगा हुआ, अगर ऐसा कंडीशन है तब, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, रेसिडुअल ग्रेच्युटी नहीं बनेगा, 12 गुने ई है, ऐसे केसेस में कहते हैं तो जो डिफरेंसेस होगा किस चीज का, हमने कहा मेरे कहने का मतलब है कि 12 गुने इमोलूमेंट जो है ये ग्रेटर देन निकल रहा है किससे, तो जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी उसको मिला, प्लस या पेंशन मिला, या पेंशन के बदले सर्विस ग्रेच्युटी मिला, पेंशन के साथ डियरनेस रिलीफ भी था, इस अमाउंट से कौन बड़ा आ रहा है, बड़ा कौन आ रहा है, 12 गुने इमोलूमेंट। तो कहा ऐसा कभी भी केस एराइज हो तो जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस क्या करने पड़ेंगे, हम देंगे। कहा द डिफरेंसेस जितने भी होंगे, डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस का मतलब हो गया, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 12 गुना इमोलमेंट माइनस जो उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस पेंशन ऑब्लिक सर्विस ग्रेच्युटी, पेंशन के साथ साथ डियरनेस रिलीफ भी था। ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस क्या होगा, द डिफरेंसेस, यही डिफरेंसेस शैल बी ग्रांटेड टू नॉमिनी। कैसे ग्रांट किया जाता है, एज रिसीड्यूअरी ग्रेच्युटी, कैसे, एज रिसीड्यूअरी ग्रेच्युटी। क्लियर है कि मतलब यही जो डिफरेंस है 12E माइनस ये जो विद इन 5 years डेथ हो गया था तब तक जितना भी अमाउंट मिला था कंसोलिडेटेड अमाउंट, इस दोनों का डिफरेंस ही क्या मिल गया, रेसिडुअरी ग्रेच्युटी, यही डिफरेंस कहलाता है। ये हम नॉमिनी को ग्रांट करते हैं कैसे, एज ए रेसिडुअरी
ग्रेच्युटी के रूप में। क्लियर है कंसेप्ट? केस 1 मैंने कहा अगर किसी का 5 साल बाद डेथ हुआ और 11 साल के भीतर, तो उसको जो मिलेगा पूरा डेथ ग्रेच्युटी, और कोई आदमी अगर रिटायर होता है और 5 साल के भीतर उसका डेथ हो जाता है रिटायरमेंट में, तो उसको जो बेनिफिट मिला, अगर ये कंडीशन है, मैं लगा रहा हूं कि इफ अगर ये अमाउंट बड़ा आ रहा है और ये अमाउंट छोटा आ रहा है, तो जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंस हम पेमेंट करते हैं उनको, और वो कहलाता है रेसिडुअरी ग्रेच्युटी। इस रेसिडुअरी ग्रेच्युटी के पीछे का प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स है कि किसी को जो डेथ के केसेस में मिलता है एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस पूरा करने के बाद, तो अगर कोई आदमी रिटायरमेंट होने के 5 साल बाद भीतर मर जाता है तो उसको उससे कम बेनिफिट ना मिले। अगर कम बेनिफिट मिला है तो हम उसे रेसिडुअरी ग्रेच्युटी के रूप में ग्रांट करेंगे। आइए इसी बात को जरा हम लैंग्वेज में चाहें तो आप बांध लें। आपने देखा रेसिडुअरी ग्रेच्युटी क्या निकला? रेसिडुअरी ग्रेच्युटी का जो फार्मूला निकला वो ये निकला कि 12 गुने इमोलुमेंट माइनस क्या मिला, किसी को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी प्लस जो पेंशन उस पर जो डियरनेस रिलीफ है, या सर्विस ग्रेच्युटी मिल रखा है, अगर पेंशन नहीं मिला है तो सर्विस ग्रेच्युटी। ये कब कहते हैं कि अगर if dies within 5 years of retirement, और ये कंडीशन अगर ऐसा होता है, ये क्या है, ये बड़ा अमाउंट है और ये छोटा अमाउंट है, तो जो डिफरेंसेस है ये क्या करते हैं, आप दे देते हैं डिफरेंसेस कैसे, रेसिडुअरी ग्रेच्युटी के रूप में ग्रांट होता है, रेसिडुअरी ग्रेच्युटी। यही बात मैंने बताई थी। ये रेसिडुअरी ग्रेच्युटी के पीछे का प्रिंसिपल्स क्या है, इथिक्स क्या है? इसके पीछे का प्रिंसिपल है भाई, इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, बेनिफिट किसी को मान लीजिए मिलता है एक्रूज इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ while in service, while in service should not be denied, should not be denied in the case of, in the case of death of government servant immediate after retirement। ठीक है, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि अगर किसी को डेथ में जो मिल रहा है तो इमीडिएट आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 5 साल के इमीडिएट आफ्टर रिटायरमेंट को विद इन 5 ईयर्स रखा गया। इमीडिएट आफ्टर रिटायरमेंट अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है कि भाई अप टू 5 ईयर्स तक के लिए, विद इन 5 ईयर्स। तो विद इन 5 ईयर्स आपने देखा वहां 5 से 11 में 12 गुना इमोलुमेंट मिल रहा था, तो इससे 12 गुना इमोलुमेंट से कम इनका बेनिफिट, टोटल बेनिफिट जो इनको मिला है कम ना रहे, यही इसका पर्पस है। आइए रेसिडुअरी ग्रेच्युटी का ये कंसेप्ट था, इसके पीछे का ये एथिक्स था। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि ये ग्रेच्युटी का अमाउंट किसको मिलेगा? नॉमिनेशन, मान लीजिए इन केस ऑफ डेथ, अगर मान लीजिए एक तो डेथ का केस होता है तो डेथ ग्रेच्युटी किसको देंगे, या कहिए मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है
लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट तुरंत मर जाता है और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पैसा पकड़ नहीं पाया अपने हाथ में, तो कहते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज अनपेड। रिटायर तो हो गया, अनपेड, ठीक है। एज सच गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज बिफोर रिसीविंग द पेमेंट, ठीक है। पेमेंट लेने से पहले ही मर गया। कई बार खुशी में भी लोग मर जाते हैं। एक वाकई केस ऐसा देखा हुआ है जिसमें उनका रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट में बताया गया कि आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इतना बन रहा है, घर में आके 4 बार पैसा जोड़े, इतना रिटायरमेंट ग्रेच्युटी आएगा, इतना पेंशन आएगा, अरे वाह। पड़ोसी की जमीन देखने लगे, घर देखने लगे, सब खरीद लेंगे, अभी पैसा आ रहा है। शाम में रिटायर होके आए, पड़ोसी से लड़ाई किए पैसा आने से, उसके अगले दिन वो निकल लिए खुशी के मारे कि हमारे इतना पैसा आ रहा है। तो उनका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिला नहीं था, अनपेड था। आखिर देगा किसको? देखिए, इसको देने के लिए रूल कुछ इस तरह से, एक तो आप अगर नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन आपको देना होगा। नॉमिनेशन देने के लिए क्या जरूरी है कि भाई आप ये नॉमिनेशन होना चाहिए इन फेवर ऑफ फैमिली। किसके लिए होना चाहिए? इन फेवर ऑफ फैमिली होना चाहिए। अगर मान लीजिए जिनका फैमिली नहीं है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फैमिली अगर नहीं है, हैविंग नो फैमिली, हैविंग नो फैमिली, अगर फैमिली नहीं है तो नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ एनीवन हो सकता है। अगर एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट को फैमिली नहीं है तो फिर नॉमिनेट एनी पर्सन, नॉमिनेट एनी पर्सन, कि भाई अगर मैं मर जाऊं और मुझे ना मिले, लेकिन अगर फैमिली है, जो ही फैमिली एक्वायर करेंगे, एज एंड व्हेन, जो ही आप क्या करेंगे, एक्वायर्स फैमिली, एक्वायर्स फैमिली, तो ये जो है नॉमिनेशन एनी पर्सन, ये नॉमिनेशन क्या हो जाता है? नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड, नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड। किसी और को अगर फैमिली है तो आप नहीं दे सकते। आपको नॉमिनेशन किसके फेवर में करना पड़ेगा? इन फेवर ऑफ फैमिली। ये फैमिली का मतलब क्या है? आइए जरा देखें ये फैमिली का मतलब क्या निकल के आता है। आपके पास मटेरियल में भी दिए हुए हैं, मैं ब्रीफ यहां बात करूंगा हर फैमिली में कौन कौन आते हैं। एक तो देखिए स्पाउस आते हैं, पहला स्पाउस। मैं इसमें एक लिखता हूं, ये बड़ी दुविधा है, इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस, वो भी रहेंगे। अब एक कहानी ऐसी हुई कि अभी पीछे की बात है, फैमिली पेंशन को लेकर के सरकार ने चेंज किया है, जुडिशियली सेपरेट स्पाउस। हम फैमिली पेंशन बात करेंगे, वहां पे देखेंगे। तो स्पाउस में क्या होता है कि अब ये आपसे अलग हैं, जुडिशियली सेपरेटेड हैं, लेकिन अगर आपका कुछ हो गया पैसा लेने ही आ जाएंगे। अब ये दिक्कत है, तो इनके फेवर में नॉमिनेशन मत दीजिए। जिसका नॉमिनेशन दीजिएगा फैमिली मेंबर में से, वो लेंगे। तो इस तरह का होता है। फैमिली पेंशन में भी ऐसा था। अब एक जो मेरे यहाँ मतलब, चलिए फैमिली पेंशन में उनकी कहानी मैं आपको शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर उसी वक्त अमेंडमेंट भी आ गया था, रिप्रेजेंट किया उन्होंने और अमेंडमेंट भी आया। उसके बाद अनमैरिड सन, अगर मैरिड हो गया तब तो कोई बात नहीं, अनमैरिड सन हो, ठीक है, स्टेप सन हो, सॉरी एसयूएन सन या एसओएन सन, अनमैरिड स्टेप सन हो, एडॉप्टेड सन हो, कोई भी जो लीगली एडॉप्टेड है सब चलेगा। एडॉप्टेड सन, ये फैमिली के मैं डिफाइन कर रहा हूं, डिफिनीशन में कौन कौन लोग आते हैं। अनमैरिड डॉटर,
पता होना चाहिए आपको। कई बार फैमिली के डिफिनीशन से क्वेश्चन आता है। स्टेप डॉटर जो भी हो या कहिए एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर जो भी हैं, इस तरह के सारे इसमें शामिल होंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर आप देखेंगे, ये फैमिली का डिफिनीशन देख रहे हैं कि फैमिली क्या है। फोर्थ नंबर में आएंगे अनमैरिड सन हो, डॉटर हो, ठीक है। इसके साथ साथ अब कुछ नया चीज जुड़ रहा है। ब्रदर अनमैरिड है, सिस्टर अनमैरिड है, ठीक है, ये भी जुड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये सब ऐसा होना चाहिए, देखिए सन डॉटर तो पहले से भी है, लेकिन इनमें सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर हो, ठीक है, क्या हो, सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ इनको डिजेबिलिटी हो, डिजेबिलिटी का मतलब 40%, सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ माइंड, दिमाग से हो, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर ऑफ माइंड या फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन 40% से ज्यादा हो, ये याद रखिएगा, 40% से कम वाला नहीं आता है, ठीक है। अगर उसके बाद फैमिली में 4 नंबर के बाद देखिए, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं, 5 नंबर में यहां लिख रहा हूं और कौन आएगा। कहा विडोड या डाइवोर्स डॉटर, शादी तो हो गई लेकिन विडोड या डाइवोर्स डॉटर, अगर ऐसे कोई डॉटर हैं तो उनको वो फैमिली में आएंगे, आप दे सकते हैं उनका नाम। 6 नंबर फादर, 7 नंबर मदर, 8 नंबर में फैमिली को ब्रेक कर रहा हूं, ये सब फैमिली में आते हैं, रखना नहीं है, ध्यान रखना है। ब्रदर बिलो एज ऑफ 18, ब्रदर बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल से कम। अनमैरिड या विडोड सिस्टर, आप कहिए अनमैरिड, नहीं सॉरी अनमैरिड, चलिए ऐसे लिखते हैं, अनमैरिड ऑब्लिक विडोड ऑब्लिक डाइवोर्स्ड, ठीक है, डाइवोर्स्ड सिस्टर, चूंकि पहले जो आया था फैमिली में, जो पहले क्रम में आए थे वो सिस्टर आए थे फिजिकली डिजेबल्ड थे या माइंड की डिजेबिलिटी थी, ठीक है, फिजिकली या मेंटली डिजेबल्ड थे। अब ये भी आएंगे, ये क्रम है, पहले इनको दीजिए, इनको दीजिए, ये है तो ये है, इसीलिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते जा रहा हूं। उसके बाद अगर नहीं है, अगर ये भी नहीं है फैमिली में, तो आपको 10 नंबर पे आएगा नाम देने के लिए मैरिड डॉटर, भाई ठीक है, जिनको एक बेटी ही है और शादी हो गई है, किसी और को कुछ नहीं देना है, मैरिड डॉटर का दे सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। 11 नंबर आप देखेंगे तो 11 नंबर पे आपके आ जाएंगे चिल्ड्रन। अब अगर मान लीजिए किन्हीं का बेटा था, बेटा के बाद अब बेटा एक्सपायर कर गया, पोता है, तो उसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ predeceased son, चिल्ड्रन ऑफ predeceased son, मतलब बेटा एक्सपायर हो गया था, बेटा के बाद क्या है, उनका पोता है, तो उनका जो चिल्ड्रन है आप उनको भी दे सकते हैं। आप जब भी नॉमिनेशन देंगे तो इसी क्रम में फैमिली में दे सकते हैं, अनमैरिड सन, स्टेप सन, जो बेटा है तो बेटा, अगर ये नहीं है तो इनके फेवर में जाएगा, इसी क्रम में एक दूसरे फेवर में होते हुए चला जाएगा। ये 11 मेंबर्स मैंने बताए कि भाई फैमिली के डिफिनीशन में आते हैं। अब जरा देखिए
ये तो आपने फैमिली का डिफिनीशन देखा, जरा पेमेंट देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि इसीलिए आपको ये हम क्रम में बताए हैं। पेमेंट होगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे होगा? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे होगा, जरा समझिएगा। क्वेश्चन कभी भी बन के आए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर इन केस डेथ होता है, इन केस ऑफ डेथ, अब जो आपका फैमिली मेंबर था, तो जिनको भी आपने नॉमिनेटेड कर रखा है उनको मिलेगा, नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिनका आपने नॉमिनेशन दे रखा था कि भाई ये हमारे फैमिली में आते हैं, नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर, इनको मिलना चाहिए। आपके फैमिली में चेक करेंगे कि भाई ये फैमिली का जो डिफिनीशन बताया उसमें से जिसको आपने नॉमिनेट कर रखा है, नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर्स मिलेगा। अगर मानिए इफ नो नॉमिनेशन एग्जिस्ट, कोई नॉमिनेशन नहीं है, तब लफड़ा आता है। नो नॉमिनेशन एग्जिस्ट, तब क्या करेंगे? कहते हैं जो ग्रेच्युटी है इक्वल शेयर में डिवाइड कर दीजिए। इक्वल शेयर टू किसको किसको? कहा इक्वल शेयर किसको किसको देने हैं? कहा देखिए मैं बता देता हूं, एक छोटा सा फैमिली का इक्वल शेयर। कहा स्पाउस इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड, इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड। अब देखिए ना, जो डाइवोर्स कर रखा है उसको भी बेनिफिट मिल गया। अब किसी का हस्बैंड मान लीजिए डाइवोर्स कर दिया, बदमाश था, अब लेडी नौकरी कर रही है, फीमेल नौकरी कर रही है, अब क्या है, अगर नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए नॉमिनेशन सब दे के रखी है अपना, तो इनको भी फायदा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सन है, स्टेप सन, सारे वो ठीक है, सन स्टेप एडॉप्टेड सब के सब। ठीक है, थर्ड में जो अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर, डॉटर में वो सब, स्टेप डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर सब के सब। ठीक है, सब आ जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, टोटल इसमें कवर हो जाएंगे। अनमैरिड डॉटर के अलावे साथ साथ विडोड डॉटर को रखा गया है। विडोड डॉटर, अगर कोई विडोड डॉटर है तो ठीक है। अच्छा, विडोड का मतलब इसमें इंक्लूडिंग डाइवोर्स भी, डाइवोर्स डॉटर भी। ठीक है, डाइवोर्स डॉटर इन चार में बांट दीजिए। क्या करिए, पूरा पैसा उठा के इक्वल शेयर में इन चारों में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये भी ये चार नहीं है, मतलब कंडीशन आया कि इफ नो सेड सर्वाइविंग मेंबर, ठीक है, इफ नो सेड सर्वाइविंग मेंबर एग्जिस्ट, अगर ये नहीं है, मान लीजिए इसमें से तीन ही है, तीन में ही बांट दीजिए, दो ही है, दो में एक ही है, एक को दे दीजिए पूरा। लेकिन अगर कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, सब के सब खत्म है, तो कहते हैं फिर आपको बड़ा वाला फैमिली देखना है। कहते हैं तो क्या करिए, इक्वल शेयर में बांटिए। इक्वल शेयर में बांटने के लिए कहां ले जाइए? का इक्वल शेयर के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहले उसको फादर को रखिए, फादर को भी थोड़ा पैसा दे दीजिए, मदर को भी दे दीजिए। ठीक है, कहा ब्रदर बिलो 18 है, उसको भी दीजिए इक्वल शेयर, सबको बांट दीजिए बिलो 18 ईयर्स। कहा अनमैरिड विडोड सिस्टर है, इसको भी दीजिए, अनमैरिड या विडोड सिस्टर है, कहा इनका तो हक बनता ही बनता है कि ये लें। फिफ्थ, कहा कि अनमैरिड डॉटर है, उनका हिस्सा, पहले अनमैरिड डॉटर फर्स्ट ग्रुप में आ चुके हैं, अनमैरिड डॉटर, लेकिन कहा अगर मैरिड डॉटर हैं, मैरिड डॉटर, तो इनका हिस्सा भी यहां पे रहेगा।
और 6 नंबर कहा चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, जो बेटा एक्सपायर कर चुका है उनका जो बच्चा है उनको मिलेगा। ये 6 लोगों में इक्वली आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है कि भाई अगर नहीं नॉमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रेच्युटी का क्या होगा, आपके फैमिली के बीच इतने लोगों में ऐसे डिवाइड किया जाएगा। इसलिए नॉमिनेशन देके रखिए जिनको भी देना चाहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो आदमी रिटायर हुए वो पैसा देने को तैयार नहीं है, ठीक है। पैसा देने को जब तैयार नहीं है तो लोग उनका क्या कर देता, कहता अरे ये तो पैसे देंगे नहीं, तो मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन को डिबार कर दिया जाता है। डिबारिंग पर्सन फ्रॉम रिसीविंग रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो या डेथ ग्रेच्युटी हो। कई बार लोग पैसे के चक्कर में मर्डर कर देते हैं। इस दुनिया में आजकल कुछ भी हो जाता है, याद रखिएगा। मैं जब कभी कभी न्यूज पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या, तो मर्डर कर देते हैं पैसे लेने के लिए कि भाई मैं ही नॉमिनी हूं, मर्डर कर देता हूं। जो मान लीजिए नॉमिनी है, नॉमिनी के ऊपर चार्ज लगता है, चार्ज विथ कह सकते हैं ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग। उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मर्डरिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। मर्डर करने का क्या है, इनके ऊपर आरोप लग गया है, चार्ज है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या मान ले मर्डर नहीं किया, किसी से करवाया, ये भी हो सकता है। मतलब और अवेटिंग इन कमीशन ऑफ मर्डर या कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर ही करा दिया, भाई न रहेगा बांस, पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मैं तुमको नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा। ऐसे में क्या होता है, केस शुरू हो गया। अगर मान लीजिए ये एक्सनरेटेड होते हैं, बाद में चल के एक्सनरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। एक्सनरेटेड हैं तो इनको मिल जाता है सब कुछ पेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सनरेशन, डेट ऑफ एक्सनरेशन से मिल जाता है। जैसे ये रिसीविंग, ये पेंशन भी तो मिल रहा होगा, पेंशन मैंने छूट गया यहाँ पे, पेंशन भी तो मिलना शुरू हो गया होगा, फैमिली पेंशन जो है ना, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन तो जिस दिन से ये बड़ी होंगे उस डेट से इनको फैमिली पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं दिया जाता है, ठीक है, अटकाया रहता है पहले। अगर मान लीजिए इफ कन्विक्टेड, अगर ये सजा हो गए, इनको क्या कर दिया जाता है, डिबार्ड, कुछ भी नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा, डिबार्ड, सब कुछ से गया। और एक कंडीशन पहले नहीं था, बाद में रूल में चेंज किया गया, कहा गया जब तक मान लीजिए पेंशन जैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो कहा टिल ड्यूरिंग ट्रायल, अब ट्रायल चलते रहते हैं, टिल ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल चलेगा जब तक, तब तक जो अदर मेंबर है वो अदर मेंबर लेगा, अदर मेंबर विल गेट पेंशन। तब तक अदर मेंबर जो हैं दूसरे वाले फैमिली पेंशन में गेट फैमिली पेंशन कहिए, उनको मजा मिलते रहेगा। पहले नहीं होता था, पहले रुका हुआ रहता था, जब तक सजा हो ना जाए फिर उसके बाद मिलता था। अब कहा कि नहीं, एग्नेट होंगे उस दिन से हम आपको देंगे, और अगर नहीं तब तक अदर मेंबर। अब इसका भी एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है पता है, कोई डेथ होता है, फैमिली पेंशन की बारी आती है, कोर्ट केस शुरू हो जाता है कि यही मर्डर कर दिए हैं जी, ताकि उनके अगले वाले जो मेंबर हैं उनको मिलना शुरू हो जाए। चलिए ये सब रूल में लगा रहता है, ठीक है। अगर कोई नॉमिनेशन भी नहीं है
तो फिर किसको मिलेगा? जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएगा। ठीक है, अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। आइए अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि क्या रिकवरी भी हो सकती है ग्रेच्युटी से, डेथ ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से। ये देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है। रिकवरी फ्रॉम डेथ ग्रेच्युटी हो या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ले रहा हो या उनका परिवार वाला ले रहा हो अगर डेथ हो गया हो, देखिए इससे कोई रिकवरी नहीं कर सकते हैं। जनरली कहें नो रिकवरी इज अलाउड, ग्रेच्युटी से नहीं होता है अलाउड, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। मैं इसे लिखता हूं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कौन सा चीज कहते हैं? गवर्नमेंट ड्यूज। आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं और गवर्नमेंट ड्यूज ये भी रिकवर कर लेंगे, रिकवर विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, पूछना भी नहीं है, कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, कोई कंसेंट कुछ भी नहीं पूछेंगे, रिकवरी कर लेंगे। दूसरा, जो भी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी मिलता है ये टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सिर्फ जैसे आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे तो गवर्नमेंट ड्यूज का मतलब क्या? जैसे लाइसेंस फी बाकी है, लाइसेंस फी बाकी है तो वो रिकवर कर लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहे हैं। कोई ड्यूज बाकी है, कोई एनी ड्यूज, कुछ भी ऐसा आपका बाकी है जो आपको देना था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पिक्यूनियरी लॉसेस कर दिए हैं उसको रिकवर कर लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे पेंशन में, नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू करते इसलिए क्योंकि कोरिलेटेड टॉपिक है, उसमें जो आपको बताएंगे नेक्स्ट में वो आप क्लासेस ऑफ पेंशन जानिएगा, क्लासेस ऑफ पेंशन बात करेंगे, प्लस हम कम्यूटेशन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसके डिफरेंट प्रोविजंस, कैसे मेडिकल करा के 1 ईयर के बाद 1 ईयर से पहले विदाउट मेडिकल डिले हो गया तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो क्लासेस ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, प्लस हम पढ़ेंगे प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल पेंशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जहां क्या हो, विजिलेंस केस चल रहा हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो, ऐसे केसेस में क्या होगा, और जहां पे मान लीजिए पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसीजरल लैप्सेस हो, प्रोसीजरल लैप्सेस हम बात करेंगे, क्वालिफाइंग सर्विस ये वो सब क्लियर कट काउंटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे CGEGIS भी हम कंप्लीट करें, प्लस एक्स ग्रेसिया भी। आप लोग ये सब पढ़ के आइएगा। एक काम मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैं ये चार्ट बनाया हूं क्या क्या है। एक आपके लिए काम है, पेंशन पेपर प्रोसेस होता है, आप सब क्या करिएगा, प्रोसेस ऑफ पेंशन पेपर ये रिटायरमेंट से पहले शुरू हो जाता है, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ के अपने से एक चार्ट बनाइएगा, ताकि मैं भी बताऊंगा, मैं भी क्लास में बताऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रोसेस ऑफ पेंशन पेपर के कैसे कैसे टाइमलाइंस हैं, चार्ट क्या है, टाइमलाइंस, आप एक बार पढ़िएगा, नहीं तो मुझे ज्यादा समझाना पड़ता है, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक। अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछिए। आज हमने डेथ क्या कह सकते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एज वेल एज रेसिडुअरी ग्रेच्युटी एज वेल एज किसको पेमेंट होगा, फैमिली, ये सब चीजों को हमने कंप्लीट कर